वाला पैसे खाता है लोगों के, ये माता पैसे खाता है। नीचे नाम वायरल कर दिया ना मैंने भी, मेरा नाम भी सुन लिया बहन के रोड़े। अरे और के मारो ना जाके, दे दबा दब मारो ना बहन के रोड़े। तो क्या कर रहे, मारो ना यार आगे जाके। आज मैं बड़े दुखी मन से एक ऐसे मामले को उठा रहा हूं कि जिसको उठाते हुए मुझे खुद शर्म महसूस हो रही है कि उत्तराखंड पुलिस आखिरकार ऐसा कैसा बर्ताव कर रही है हमारे लोगों के साथ। यहां जहां मैं आया हूं ये पौड़ी जनपद का कोटद्वार इलाका है और गांव का नाम है देवरामपुर। यहां पर पिछले दिनों कुछ विवाद हुआ होगा तो गांव वालों ने पुलिस वालों को कंप्लेंट करी। भाई जायज सी बात है कि कोई गांव में कोई घटना होगी, कोई इस तरह की संभावना होगी कि कुछ वहां पे अपराध घटित हो सकता है तो पुलिस को बुलाया जाएगा। पुलिस वालों ने गांव वालों पर ही उल्टे अनाप शनाप आरोप लगाकर पूरे गांव को ही जेल में भेज दिया है, जिसमें जो है लगभग महिलाएं कितनी हैं? 10 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं और 6-7 लोग जो हैं जो अपनी जान बचा के इधर उधर अभी कहीं गए हुए हैं कि उनको भी अंदर न डाला जाए और बेल अभी तक नहीं हुई है, तो पूरा गांव खाली हो रखा है। तो पुलिस वाले इस तरह का जो उत्पीड़न कर रहे हैं ये तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। तो पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं कि क्या छवि पेश करना चाह रहे हैं आप। केशव थलवाल वाला मामला जिसमें आपके इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला ने एक युवा को इस तरह से उसका उत्पीड़न कर दिया है कि वो शायद वो कभी भी अब जो है नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा, इस तरह का अपराध उसके साथ कर दिया है। हम लोगों पे खुद आप लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हो, तो आप आखिरकार चाहते क्या हो? क्या आप पूरे के पूरे गांव को क्रिमिनल बनाना चाहते हो? क्योंकि ऐसा करके आप लोगों का एक दिन डर खत्म कर देंगे पुलिस का। पुलिस का जो डर है वो तभी तक है जब तक लोग ये समझेंगे कि पुलिस जो है ईमानदारी से काम करेगी। जिस दिन लोगों को ये लगेगा और लग रहा है कि पुलिस जो है फर्जी मामलों में फंसा रही है, पुलिस कभी भी हमें गोली मार सकती है, पुलिस कभी भी हमको उठा के रात को ले जा सकती है, उस दिन पुलिस का खौफ खत्म हो जाएगा और वो लगभग खत्म हो रहा है। और अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर आप लोग भी उन चीजों के लिए तैयार रहिए जो चीज नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस गांव में भाई साहब हैं, एक्स आर्मी है आप? एक्स आर्मी है आप, बताइए एक्स आर्मी है आप और आर्मी में नौकरी इसलिए करता है आदमी देश की सुरक्षा के लिए और उसे ये उम्मीद होती है कि देश को मैं सुरक्षित रखूंगा तो घर तो हमारा सुरक्षित रहेगा ही। लेकिन यहाँ पे तो पुलिस जो है खुद गुंडई पे उतर आई है। तो भाई साहब थोड़ा परिचय भी दें और पूरा एक घटनाक्रम शुरू से बताएं कि क्या हुआ है। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये 2 दिन से हमारे गांव की औरतें उसमें तहरीर दे रही थी पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। मामला था ये रामलीला ग्राउंड का। जब हमारी गांव की औरतें वहां से रामलीला से वापस आ रही थी तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर पटाखे फोड़े। उसके बाद में वो शिकायत करने गई वहाँ। जब शिकायत करने गई तो पुलिस वालों ने कोई तहरीर उनकी नहीं सुनी 2 दिन तक। तीसरे दिन फिर आए, हमारे गांव के 1-2 आदमियों को उन्होंने और लेडीजों को मारा पीटा, जिसमें आशीष डबराल है, राहुल गुसाई है और ये डबल सिंह बिष्ट है। ये तीनों हमारे गांव के लड़कों के साथ करीब शाम को 7 बजे अंधेरे के टाइम पे मारपीट करने गांव के
गली के सामने ही आ गए और अनशन बोलने लगे। और एक लड़का जितेंद्र है, उसकी वाइफ कविता है, उसको मारपीट कर दी। हम सारे लोग सभी गए भाग के वहाँ पे, उनको छुड़ाने के चक्कर में क्योंकि और घपला बढ़ते गया। हमने गांव वालों की औरतों को शांत किया कि भाई चलो थाने चलते हैं, इनके साथ झगड़ना बेकार है। उसके बाद गांव की औरतें सभी थाने में गई तो वहाँ विनोद चपराना जी मिले। उनको हमने बोला चलो भाई, आए वो हमारे साथ बुलाने से, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद आए। अब यहाँ पे आए तो आशीष डबराल को वो पकड़ने के लिए आए थे, तो लेकिन उनके साथ उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि दोस्ताना व्यवहार होता है, जबकि सख्ताई से व्यवहार होना चाहिए जिसको पकड़ने के लिए आ रखे हैं। उसे कंधे पे हाथ रख के चलने लगे, फिर वो छूट के भागने लगा। फिर गांव की औरतें कुछ दरोगा के पास गए, विनोद चपराना जी के पास, कुछ आशीष डबराल की तरफ गए कि भाई इसको पकड़ो, पकड़ने के लिए आयो, पकड़ो, छोड़ क्यों रहे हो, तो हमारे साथ इसने मारपीट की है। फिर उस में वहाँ पे किसी ने वीडियो बना दिया, वो वायरल कर दिया, शायद है यार वायरल वो। फिर सीसीटीवी कैमरे के फोटो निकाले, उस चीज़ को देखते हुए आशीष को वो ले भी गए पकड़ के। और उसी रात हमारे गांव के 2 बच्चों को, 2 लड़कों को उठा के ले गए, कच्चे बनियान में ही सोए हुए थे, रात के 1:30 बजे उसको उठा के ले गए। उसकी वाइफ को भी गाली दी। उसके बाद दूसरे दिन हमारी औरतें फिर फैसला करने के लिए गई वहाँ पे थाने के अंदर कि भाई चलो समझौता कर लेते हैं, उसको भी छुड़वा देंगे, उसको भी छुड़वा देंगे, मना लेंगे, बातचीत कर लेंगे आपस में। उसके बाद उन्होंने वहीं से करीब हमारे 16-17 आदमियों को उठा के अंदर के अंदर ही कर दिया, बाहर नहीं आने दिया। और उन्होंने उस पर धारा लगा दी 307, 109 सभी औरतों पे। हमने सभी कानून के सलाहकारों से, कानून के जानकारों से ये पूछताछ की है। सभी ने हमको ये बताया है कि धारा 309 और 107 में जब लगती है कि जब कोई धारदार हथियार से चोट पहुंच जाती है, 6 इंच तक गहरे घाव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती, तब लगती है। लेकिन उस विनोद चपराना जी ने, हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि कानून का गलत फायदा उठाते हुए और अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाते हुए उसने उन पे ये 2 धाराएं लगा दी विनोद चपराना जी ने, कि जो आज उनको जमानत होने में बहुत मुश्किल हो रही है। अभी लगभग आज 1 महीना 6-7 दिन हो गए उनको जेल में पड़ी हुई। सारी औरतें और आदमी ठंड से कांप रहे हैं। चलो ये हो गया। जिस दिन वो उनको पकड़ रहे थे, अरेस्ट किया, हम शाम के टाइम सभी औरतों के लिए कपड़े ले गए ठंड से बचाने के लिए। उन्होंने हमको गाली गलौज दी थाने वालों ने, और हमको नज़दीक भी नहीं आने दिया। कपड़े तो देने ही नहीं दिए उन्होंने। खैर फिर उसके बाद उन्होंने थाने के अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि जो भी जा रहा है वहाँ थाने में उसको वहीं पे पकड़ के बैठा दे रहे हो और गाली गलौज उल्टा दे रहे हैं हमको। हमारी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थाने में जाने के लिए। उसके बाद 3-4 दिन तक यहाँ पुलिस घूमते रही लगातार, उनको पौड़ी जेल भेजने के बाद। हम लोग सारे इतने डर गए थे कि सारे गांव वाले यहाँ से भाग गए थे। हम खुद अपने दरवाजों में अंदर से ताले मार के सो रहे थे कि रात में हमको भी पकड़ के ना ले जाइए। इतना भयंकर माहौल बना दिया था उन्होंने। तो ये सरासर कोटद्वार थाने की जो है एक तरफ से नाइंसाफी है। दूसरे में ये कहना चाहूंगा कि जिस आदमियों के लिए हम 2 दिन से तहरीर दे रहे थे, भाई 3 आदमी हमको मार रहे, पीट रहे हैं, गाँव वालों को चमार बोल रहे हैं, हरिजन बोल रहे हैं, तुम्हारे घरों में आग लगा देंगे, तुमको भगा देंगे, निकाल देंगे, जिनके लिए हम ये तहरीर दे रहे थे, जिनके लिए हम पुलिस को लाए थे बुला के, उन्हीं लोगों को उन्होंने छोड़ दिया दूसरे दिन, और हमारी औरतों को और आदमियों को उन्होंने जेल भेज दिया वहीं से। तो हमने ये भी सुना है कानून के जानकारों से कि लड़ाई के केस में दोनों तरफ से बंद होते हैं या दोनों तरफ से कंप्रोमाइज होता है। लेकिन ऐसा महसूस हुआ और हुआ है और हो रहा है कि पुलिस ने हमारे साथ एक तरफा कार्रवाई की है, क्योंकि जो मेन मुजरिम थे उनको छोड़ दिया एक ही दिन के अंदर, एक रात में, और दूसरे इतने आदमियों को 16-17 आदमियों को उठा के जेल भेज दिया। तो ये तो हमको एक इंसाफ नहीं लग रहा है इस तरह से। आज हमको ऐसा महसूस हो रहा है जितने भी दलित आदमी हमारे साथ अत्याचार की भावना से हमको देखा जा रहा है। ये आपने सुना। देखिए, ये पुलिस उत्पीड़न की जो पराकाष्ठा है उसका ये नमूना है, और मेरे ख्याल से इस तरह का मामला मैंने भी कभी सुना नहीं है, ना देखा है, ना सुना है। तो यहाँ पे तमाम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे, और आप इनके चेहरे भी देख सकते हैं कि कितने डरे सहमे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इतना डर है कि ये रात को कभी भी उठा ले जा सकते हैं, कोई भी फर्जी मामला लगा सकते हैं। और इसमें खास बात ये देखिए आप
कि चलिए इन लोगों ने तो क्या किया क्या नहीं किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है, लेकिन जो इनकी मूल शिकायत थी कि जो अनुसूचित जाति के जो गाली वाले शब्द उन लोगों ने प्रयोग किए, उन पे अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। तो मतलब एक तरफ तो आपने एक तरह से फर्जी मामले में मतलब उन महिलाओं का या उन पुरुषों का दोष केवल इतना था कि जो अक्यूज्ड था उसको जिस तरह से मित्रता का व्यवहार पुलिस कर रही थी उसका वो केवल विरोध कर रहे थे, और उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि पुलिस पे कोई हमला हुआ है। लेकिन वो वीडियो देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता। वो वीडियो भी मैं इसके साथ पोस्ट करूंगा और आप भी कमेंट करिएगा कि उसमें धारदार हथियार से कहां पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, या हमला जिसे हमला कहा जाए, ऐसा कुछ जानलेवा हमला है, वो कहां पर है। तो ये सारा घटनाक्रम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचेगा और देश भर में अनुसूचित जाति के तमाम संगठन हैं। ऐसे मौके पर वो संगठन कहां हैं, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जाति के भाइयों से बहनों से इतनी ज्यादा एट्रोसिटी पुलिस कर रही है, तो आपके लिए आवश्यक है कि आप लोग कोटद्वार पहुंचिए। आप लोग कोटद्वार, उत्तराखंड में कोटद्वार पहुंचिए। देश के विभिन्न इलाकों से उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ एक आंदोलन की आवश्यकता पड़ चुकी है। यहां पर इस प्रदेश में दर्जनों फर्जी मुकदमे दर्ज करके पुलिस जो है लोगों को जेल भेज रही है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, और जो जेन्युइन मामले हैं, जैसे इनका मामला दर्ज होना चाहिए था, उसे पुलिस दर्ज नहीं कर रही। मेरे साथ यहाँ पे आपकी पत्नी भी जो है जेल में बंद है, तो आप भी अपना बात रखना चाहेंगे। आप भी अपनी बात रखिए, अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखिए। इसको ऐसे पकड़ लीजिए प्लीज। जी, मेरा नाम तेजपाल सिंह है और मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जागृति समिति का अध्यक्ष हूँ, और मेरी घरवाली भी जेल में इस समय बंद है, और मैं जो हूँ उस घटना का मतलब चश्मदीद गवाह हूँ, वहाँ पे मौजूद था। तो मेरे हिसाब से तो जो जितने भी वहाँ पे 4-5 जो पॉइंट गलत हुए हैं ना, वो पुलिस की तरफ से ही हुए हैं। पुलिस ने एक तो सबसे पहले उसको जब हम एफआईआर दर्ज करने के लिए गए तो वहाँ पहली बात तो यह है कि उन्होंने हमारी एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया। दूसरी बात, फिर हमारा एक जाति सूचक शब्द का प्रयोग उसमें एफआईआर में किया गया था, वो भी वाकई उन्होंने हटवा दिया जानबूझकर। तीसरी बात, उन्होंने जो हमने फिर एक नॉर्मल सी एफआईआर लिखी उसको भी ले तो लिया उन्होंने, लेकिन रिसीव नहीं किया। उसके बाद फिर वो यहाँ आए और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको पकड़ने की बजाय उसके कंधे पे हाथ रख के उसको ऐसे ले आने लगे। अब कुछ दूर जाके उन्होंने उसको कंधे से भी हाथ हटा लिया। फिर उसने भागने की कोशिश की। इत्तेफाक उसने जिस गेट से भागने की कोशिश की वो गेट अंदर से लॉक था, वो भाग नहीं पाया। तब तक मतलब गांव वाले लोग समझ चुके थे कि ये पुलिस वाला जो है समाज के मतलब खिलाफ काम कर रहा, तो उसमें थोड़ी सी भगदड़ हुई है, जबकि मारने की कोई कोशिश नहीं हुई। मैं वहाँ मौजूद था और फिर उन्होंने एकदम से आगे भागकर आशीष डबराल को अंदर बिठा लिया। इसी बीच में धक्का मुक्की हुई, बस इतना हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ हमारी तरफ से। डंडा भी उन लोगों ने ही मतलब घुमाया है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, हमारा ये किया वो किया, सब फर्जी है। मैं वहाँ पे मौजूद था, ये सब दिखावा है उन लोगों का, हम लोगों को जान अभी भी। उसके बाद भी फिर उन्होंने हमारे कई 2 बच्चों को रात में उठाया, और उसके बाद भी 2-3 दिन तक लगातार उन्होंने इस तरीके से मतलब गांव में गश्त की कि मतलब हमारी नींद हराम कर दी उन लोगों ने। मैं ये कहूँगा कि आप ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, मैं कहूँगा कि कैमरे में दिखाएं आप, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और पता नहीं इनमें से कितनों की माँ जेल में है। जी, ये जी। पता नहीं है कितने, मुझे नहीं पता है। आप ये बताएंगे कि कितने फैमिली जिनके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी माँ जेल में है? वो बैठे हुए आदमी देखो उनके दोनों बहू और बेटा दोनों बंद है, उधर बैठे हुए ना। अच्छा, जी जी। ये बुजुर्ग ये आदमी बच्चे इनके माँ बाप जेल में है? नहीं, वो बुजुर्ग बैठे हैं। अच्छा, उनके उनका जो बेटा है और बहू अच्छा, दोनों बंद है। अच्छा। और उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो स्कूल जाते हैं, बहुत परेशान है बेचारे। हाँ, तो कुल मिला के पुलिस ने बहुत ज्यादा बर्बरता की है, बहुत ज्यादा जानबूझकर की है, और तरह तरह की धारा लगा के हमें मतलब आप थोड़ा सा इनका पुलिस जो ये एसएचओ है या पुलिस इंस्पेक्टर है जिन्होंने मुकदमा, उनके नाम भी बताइए जरा, कौन है इनके नाम भी तो खुलासा होना चाहिए कि है कौन है।
जी एक जो SHO वो तो जो पौड़ी से नियुक्ति करे गए हैं वो तो जोशी जी हैं, हाँ। और ये जो यहाँ पे उतर आए थे वो विनोद कुमार चपराना जी थे। और ये आईओ कौन है जो जिन्होंने जांच कर रहे हैं, वो कौन है? उनका मेरे नाम अच्छा। और हाँ एक बात और ये भी हाँ, ये कहनी है कि बताइए जो बात। आशीष डबराल है उसका भाई उत्तराखंड पुलिस में है, उसकी ड्यूटी हरिद्वार में लगी हुई है, उसका उसे फुल सपोर्ट है। अच्छा, आशीष डबराल। जी जी। अच्छा, जो ये बता रहे हैं कि जो आरोपी है जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चाह रहे थे, आशीष डबराल का भाई उत्तराखंड पुलिस में पोस्टेड है और हरिद्वार में पोस्टेड पुलिस में है, है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरा घटनाक्रम जो है पुलिस की वजह से ही हुआ है। जी जी जी। क्योंकि जो अक्यूज थे उनके रिश्तेदार पुलिस में थे, तो पुलिस वालों ने उन पर कार्रवाई न करते हुए पूरे गांव को ही फंसा लिया है। तो अभी भी मैं निवेदन कर रहा हूं डीजीपी उत्तराखंड से, बार बार निवेदन करता हूं कि आप ऐसी गंदी मछलियों को, चाहे वो धर्मेंद्र रौतेला हो, चाहे ये डबराल के कोई रिश्तेदार हो, जो भी पुलिस वाले हैं, इनको तत्काल आप जो है कम से कम सस्पेंड तो करिए, सस्पेंड तो करिए। जो वीडियो आप दिखा रहे हैं पूरा, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों पे हमला हुआ। और जी एक बात और है ना, जो मुख्य जो मुद्दा था हमारा, जो ये आशीष डबराल, राहुल गोसाई और ये डबल सिंह, जो इनसे हमारा वाद विवाद था, वो मुद्दा तो गायब ही कर दिया इन लोगों ने। मुख्य बात ये है, मूल जो विषय है वो तो इन्होंने गायब ही कर दिया। वो मैं कह ही चुका हूँ कि जो मूल शिकायत इनकी है कि जो इनके साथ बदतमीजी से बात हो रही थी, जाति सूचक शब्द प्रयोग हो रहे थे, उन पे कोई मुकदमा दर्ज किया ही नहीं। वो तो बड़ी बाहर घूम रहे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं और इन लोगों का पूरे गांव का उत्पीड़न किया जा रहा है। और मेरे माध्यम से क्रॉस FIR भी हो रखी है, तो उस पर भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये बताओ, मतलब कंप्लेंट, मुकदमा FIR दर्ज हो गई है, केवल आपकी एप्लीकेशन ली है खाली? एप्लीकेशन ली है अभी। हाँ, तो देखिए एप्लीकेशन ली है, इनकी शिकायत पे कोई FIR दर्ज नहीं हुई है अभी जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? थोड़ा सा आप परिचय देते हो, आप भी बात रखिए प्लीज। जी, मेरा नाम विकास कुमार आर्य है और इस मामले को मैं पहले दिन से ही देख रहा हूं। जब से ये मामला हुआ, मूल घटना जो थी वो 22 तारीख की रात को हुई, जब ये लोगों के साथ जो ये नामजद आरोपी हैं, डबराल और ये गुसाई और ये डबल सिंह, ये लोग कई दिनों से आके इस बस्ती में, देवरामपुर में, इन लोगों का जातीय उत्पीड़न कर रहे थे, इनके साथ मारपीट कर रहे थे और यहाँ तक धमकी दे रहे थे कि चमारो ये बस्ती खाली करो, हम और तुम्हारी बस्ती को आग लगा देंगे। इन लोगों ने 2 दिन थाने में जाके तहरीर दी, पुलिस ने तहरीर न तो स्वीकार की और न रिसीविंग करके दिया। 22 तारीख की रात को भी 8 बजे से पहले थाने में गए थे ये महिलाएं और ये जो गांव के लोग थे कि साहब हमारे साथ ये सब हो रहा है, तो आप इसका संज्ञान लीजिए। लेकिन पुलिस ने कोई संज्ञान पहले भी नहीं लिया और 22 तारीख को भी नहीं लिया। फिर वो जो वहाँ पे दरोगा पोस्ट उस दिन ड्यूटी पे रहा होगा, उसने कहा इनसे कि आप चलो हम आते हैं। पुलिस नहीं आई और रात को जब वो ये आरोपी गांव में फिर धमके और यहाँ पे शराब के नशे में थे, जाति सूचक गालियां दे रहे थे, बस्ती को आग लगाने की धमकी दे रहे थे, तो फिर गांव के ही किसी व्यक्ति ने 112 इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया और तब वो लोग आए हैं और 112 का जो कंप्लेंट है वो भी रजिस्टर्ड, उसकी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है कि हमने कॉल किया था। जब ये पुलिस आई तो पुलिस ने क्या करना था कि इन्होंने जिनको आरोपी बनाया था कि ये जाति सूचक और मारपीट कर रहे थे, उनको अरेस्ट करके थाने ले जाना था, इनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन पुलिस ने आके जो मूल आरोपी है उसके साथ कंधे में हाथ रख के दोस्ताना ढंग से पेश आ रहे थे। तो ये गांव की जो महिलाएं हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं, कमजोर हैं, मजदूर तबके के लोग हैं और जिन परिवारों का इतने दिलों जनों से जातीय उत्पीड़न हो रहा हो, जिनको माँ बहनों की गालियां दी जा रही हो, जिनको जाति सूचक गालियां दी जा रही हो, उनके अंदर जो आक्रोश था पुलिस के खिलाफ कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो जब पुलिस ने उस व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया दोस्ताना, तो महिलाओं को लगा भाई कि ये क्या मजाक हमारा बन रहा है, हम लोग इतना परेशान है, हमारा मजाक बन रहा है। तो पुलिस उसको लेके उधर जाने लगी, तो महिलाएं भीड़ की शक्ल में उस पुलिस वाले के पीछे दौड़ने लगी। अब गलती इसमें ये हुई कि किसी बच्चे ने मोबाइल का एक वीडियो शूट कर लिया। उस वीडियो में क्या दिख रहा है कि पुलिस वाला दौड़ रहा है, महिलाएं उसके पीछे चल रही है। किसी भी महिला के हाथ में ना लाठी है, ना डंडा है, ना पत्थर है, ना और हथियार तो बहुत दूर की बात है। उसमें ये लग रहा है कि ये पुलिस को दौड़ा रहे हैं, जबकि पुलिस, ये महिलाएं, ये गांव वाले इसलिए पुलिस के पीछे चल रहे थे कि आप भाई कार्रवाई करो। और पुलिस ने उस वीडियो को जो है अपने मान सम्मान से जोड़ दिया, अपने स्वाभिमान से जोड़ दिया और वो वीडियो वायरल हुआ। पूरी रात भर वो वीडियो मेरे ख्याल से चलता रहा
और रात को पुलिस आके फिर 2 लोगों को गांव से अरेस्ट करके ले गए, वो कच्चे में ले गए, उनको कपड़े भी नहीं पहनने दिए। सुबह ये महिलाएं अपने साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है लड़का अमन, वो जो है अखिल भारतीय दलित सभा का प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो वो लड़का वैसे भी इनके साथ गांव में आना जाना, वो सामाजिक कार्यकर्ता है तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस ने जिस दिन कार्रवाई हुई है, पुलिस की तरफ की ओर से गलत कार्रवाई हुई है। पुलिस ने जो है अगले दिन भी 23 तारीख में महिलाओं को गांव से फिर दोबारा भी उठाया है सुबह आके लगभग 12 बजे के बाद, और मैं भी घर में मौजूद था। मैं घर में अंदर की तरफ था तो मेरी बेटियां बाहर बैठी हुई थी, तो पुलिस अचानक वहां से आती है और उसको पकड़ लेती है जबरन, कहती है चलो तुम थाने चलो। बोला क्यों? उसने कहा कि मेरा क्या वो है भाई, मेरा कोई मामला ही नहीं, ना मैं लड़ाई में हूँ ना झगड़े में हूँ, मैं तो अपने घर में बैठी हुई हूँ। तो उस बच्चों ने मुझे आवाज़ दी कि पापा उसको बहन को पुलिस ने पकड़ लिया। मैं अंदर से बाहर आया, मैंने कहा आप भाई इसको बेटिया को क्यों पकड़ रहे हो, क्या बात है? कि जी वहाँ झगड़े की वीडियो, मैंने कहा ये नहीं है, आपको गलतफहमी है, आप ढंग से देख कर जाँच करके तब ले जाइए, ऐसे नहीं। वो झगड़े में है नहीं, ना कोई झगड़ा इस प्रकार का है ना वो है वहाँ पे हमारी बेटिया। तो मेरे साथ भी वो जोर जबरन करने लगे, नहीं तो आपको ही बंद कर देंगे। फिर वो कहने लगे, मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ आपका जो आप ले जा रहे हैं, या तो वो देख के बताएं मुझे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं गलत काम? तो नहीं माने मेरे पे, उन्होंने जबरन वो किया और बेटिया का हाथ पकड़ के वो लेके चल दिए। फिर कहने लगे इसको पूछताछ करनी है, इसको पूछताछ करके छोड़ देंगे। मैंने कहा आपको पूछताछ में भी क्या बताएगी, ये कुछ बता ही नहीं पाएगी, ये तो वैसे भी जो है थोड़ा मानसिक रूप से बीमार भी रहती है, और पढ़ाई भी उसकी चल रही है, जो तो करके चल रही है पढ़ाई उसकी, दवाई खा खा के वो पढ़ाई कर रही है। तो मैंने उसका इलाज कई मानसिक डॉक्टर से भी कराया है, देहरादून से कराया है, इनसे, और एक मनोचिकित्सक से भी करा रखा है, वहीं उनके कागज़ मैंने दिए हुए थे वहाँ पे। तो इस प्रकार से वो जबरन करके मेरी बेटिया को लेके बोला इसको पूछताछ करके छोड़ देंगे, वो लोग नहीं माने। मैं थाने गया, उसके बाद तुरंत ही तो उन्होंने मेरे को थाने में घुसने नहीं दिया। जैसे मैं घुसा तो उन्होंने जबरन मुझे भगा दिया वहाँ से कि भागो भागो यहाँ पे, नहीं तो बंद कर देंगे। इस तरह से उन्होंने जो है तानाशाही दिखाई पुलिस वालों ने, और बहुत ज़बरदस्त गलत कार्रवाई की उन्होंने ये, और हमारी बेटा का भविष्य खराब करने की कोशिश की है उन्होंने। पता है इतने दिन हो गए हैं जेल में, और वो वहाँ रो रहे हैं, झिझक रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे भविष्य का क्या होगा, और आगे ब्याह है, शादी है। तो इस तरह के मामले में उन्होंने बेमतलब कि हमारे बेटे का भविष्य खराब करने की बिल्कुल गलत कोशिश की है। जब उन्होंने पूछताछ के लिए ले गए थे, ना तो उन्होंने उस समय छोड़ा, ना सुबह को ही छोड़ा उसको, और आज तक वो थाने में है। और हम यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत जूझ रहे हैं, और यहाँ हम भी गरीब तबके के लोग हैं। और उन्होंने बच्ची ने कहा कि भाई आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? पूछताछ के लिए लाए थे। हाँ, कि एक महिला पुलिस कर्मचारी ने फिर उसको थप्पड़ जड़ दिए 2-3। वो हमारी बेटिया ने बताया जब हम गए थे कि उन्होंने, मैंने अगर ऐसे कहा कि आप पूछताछ के लिए लाए थे, मुझे छोड़ दो, कि मेरा तो कोई वो ही नहीं है लड़ाई से मामला ही, मैं लड़ाई में नहीं हूँ, मैं तो अपने घर में बैठी हुई थी, तो आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं कि पूछताछ के लिए? कि आपने पूछताछ कर ली, मैंने बताया था मैं नहीं हूँ, तो आपने यहाँ पे लाके मुझे छोड़ा नहीं है। तो उस महिला कर्मचारी ने फिर 2-3 थप्पड़ जो भी जड़े उसकी पिटाई की वहाँ पे महिला कर्मचारी ने। तो ये उसके साथ जो है मानसिक उसको क्षति पहुँचाई है, बहुत क्षति पहुँचाई उसको मानसिक। इस तरह की क्षति पुलिस के तरफ से बहुत गलत है। लड़के थे जो उन्होंने सिलेंडर किया, जिनका नाम उसमें दर्ज था, उन्होंने डर के मारे सिलेंडर कर दिया कि भाई चलो अब अगर आप ऐसा कह रहे हो कि सभी को पकड़ ले रहे हो, मैं स्वयं आपको सिलेंडर कर रहा हूँ। तो एक रोहित नाम का लड़का, एक लड़का और था रुद्रास, इन्होंने सिलेंडर खुद किया है पुलिस को, और उन्होंने भी अपने आप गए अपनी इच्छा से कि भाई अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो हम आपके पास खुद आ रहे हैं, चल के आप आ जाओ, हम घर में हैं। वो बेचारे अपनी मर्जी से वहाँ गए हैं, उनको भी इन्होंने मार मार के ऐसा बुरा हाल किया उनका कि वो चल नहीं पा रहे बेचारे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है या वो किया है, वो वहाँ से टाइम काट रहे हैं ठंड में, बहुत बुरा मारा इन्होंने उनको। उनकी कोई गलती नहीं थी, खाली बच्चों की, उनको भी बहुत बुरी तरह से उन्होंने मारा। ये गलत कार्रवाई की है उन्होंने, पुलिस वालों ने जो है। तो इसके संज्ञान में लेते हुए सभी लोग जरा इसके तरफ कार्रवाई करने की कोशिश करें। धन्यवाद। मेरा नाम गंगा है, मेरे पति जेल में है। जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी गांव में, तो मतलब सभी थे लगभग, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मारपीट या कुछ भी नहीं हुई, मगर फिर भी जब नाम आ गया तो हम मतलब चले गए थे यहाँ से, गांव से। तो जब नाम आया तो वो वापिस आ गए। वापिस आने के बाद उन्होंने अपने आप ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मतलब वो कपड़े भी ऐसे ही पहन के जा रखे थे नॉर्मल। मतलब मैंने कहा कि कपड़े दे के आ जाओ, उनको कपड़े भी नहीं देने दिए, और फिर उनकी रात में इतनी पिटाई की, बहुत ज़्यादा।
चलो रोने वाली नहीं है, बोलो बोलो बोलो, आप रखो अपनी बात रखो। काम तो है ही आप। परेशान तो हैं। और हम अभी तक इतने परेशान हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। उनके पापा है तो वो अपाहिज है, उनका एक पैर भी नहीं है। पुलिस वालों ने पिटाई की उनकी। अभी तक हमारा खर्चा पता नहीं कैसे चल रहा है, वो हमें ही पता है। जरा एक रन दो उन आंसुओं को, थोड़ा दुनिया भी तो देखे कि क्या क्या कर रही है पुलिस कुकर्म। पुलिस वाले के पास तो हम जब यहाँ पे पुलिस वाले आए थे ना, तो एक लड़की है गीता नाम की, वो भी जेल में ही है। उसके साथ उसे कहा सबसे पहले कि तू 12 बजे मुझे मिलना, उस लड़की को कहा। तो उस लड़की ने कहा कि मैं क्यों मिलूं 12 बजे, जब मिलेंगे तो पूरे गांव के मिलेंगे। उसने ऐसे कहा। तो उसको कहा कि बल तू ज्यादा बोल रही है। तो एक लड़की वीडियो बना रही थी, उसको वीडियो भी नहीं बनाने दी उस पुलिस वाले ने। सड़क पर भी थी, ऑटो में बैठी हुई थी, मेरे पास वो वीडियो भी है। तो ये महिला पुलिस वाले पकड़ पकड़ के उनको बाजार से भी उठा के ले गए। तो ये बिल्कुल अन्याय है। और यहाँ पे जब तत्काल पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया 23 लोगों के खिलाफ, और उसमें कुछ अज्ञात भी दिखाए हैं। 10 महिलाएं और 6 पुरुषों को जेल डाला हुआ है, और लगभग 34-35 दिन हो गए हैं ये लोग जेल में है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं हुआ, अपराध नहीं हुआ, और जो है कि जो निचली अदालत में भी इनकी जमानत याचिका डाली गई वो खारिज हो गई। उसमें भी कहीं ना कहीं कोई प्रेशर ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। और ये तो इतिहास रहा है कि जनता का और पुलिस का आमना सामना अक्सर होता रहता है। आप देखिए कोई आंदोलन होता है तो पुलिस वाले हेलमेट और गार्ड लेके क्यों चलते हैं? उनको पता होता है कि पब्लिक के साथ कभी भी कुछ हमारा इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे तो न पत्थर चले, न लाठी चली, ना गोली चली, ना डंडा चला। तो पुलिस ने बहुत दुर्भावना से और अपना जो बदले की भावना से ये कार्रवाई की है। और आज 35-36 दिन होने वाले हैं। बड़ा हृदय विदारक इस गांव का मंजर है। छोटे छोटे बच्चे जिनकी माताओं को, पिता को उनके साथ होना चाहिए, वो महिलाएं जेल में बंद है। और कई एक आध महिला उसमें विधवा भी है जिनके पति नहीं है। कुछ 2 महिलाएं ऐसी हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं, जो दवाइयां खाती हैं, वो भी जेल में बंद है। और ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग मजदूर, मेहनतकश लोग हैं, अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। इनकी रोजी रोटी तब चलती है जब ये लोग मजदूरी करते हैं। और जिस परिवार का कमाने वाला जेल में हो, जिसकी महिला जेल में हो, वो परिवार वाले क्या मतलब इतने दिनों से काट रहे होंगे। और आज भी 26 तारीख को जो है संविधान दिवस के दिन इनकी जमानत पे सुनवाई हुई। और 26 तारीख को महिलाओं को तो जमानत स्वीकृत हो गई, लेकिन दुर्भाग्य ये भी बना हुआ है कि 26 तारीख से हुई जमानत के बाद आज 29 तारीख होने वाली है, और जमानत वो 28 तारीख है, और वो ऑर्डर अभी तक भी नहीं आया। कल संडे है, हो सकता है कि वो मंडे को आए। तो आप सोचिए, जमानत के बाद भी 4 दिन बीतने के बाद भी इनका जमानत ऑर्डर अभी तक रिलीज नहीं हुआ। वो शायद क्या उसमें टेक्निकल इशू है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन हमारी शिकायत ये है कि जिस तरह से ये उत्तराखंड चलेगा, जिस विचारधारा से, जिस उद्देश्य से उत्तराखंड बना था, कमजोरों की सुनवाई, तो इससे बढ़िया तो उत्तर प्रदेश के जमाने में ही हम लोग ठीक थे। और यहाँ पे इनके साथ सिर्फ जातीय ही उत्पीड़न वाली बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का भी एक विषय है। ये सभी लोग मैदानी मूल के लोग हैं। तो इनके समर्थन में दुर्भाग्य ये कि किसी भी जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने भी ये सुध नहीं उठाई कि वो इस गांव में आके इनका हालचाल जाने। ये लोग अगर जेल में भी इनके परिवार वाले हैं तो इनके घर में आटा है, चावल है, ये खाना भी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, कोई भी नुमाइंदा इस गांव में नहीं पहुंचा। और ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और कई लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उन लोगों का आना बराबर जारी है। और आज भी आप लोग, कुछ लोग आए हैं, आपका हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आप आए हैं। और इस तरह की अगर घटनाएं होती रहेंगी तो निश्चित ये है कि पुलिस पर से आम जनमानस का विश्वास उठना तय है। तो हम तो यही चाहेंगे कि पुलिस जो है इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो। पूरा थाने में जितने भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इस मामले में लिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक उच्च स्तरीय जांच इस पूरे प्रकरण की होनी चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं ने 35 दिनों से जेलों में बंद है, उनके जो ये 35 दिन है, इनका खामियाजा कौन भुगतेगा?
कल ये इनको जमानत भी हो जाएगी, ये आ भी जाएंगे, ये मामला खत्म भी हो जाएगा। लेकिन जो पीड़ा, जो मानसिक उत्पीड़न इन लोगों ने झेला है, उसकी क्या बात होगी। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने संज्ञान लिया इस मामले का और आप गांव में आए। धन्यवाद। ये क्रॉस रिपोर्ट जी देखिए, ये एक शिकायत भी दी हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जागृति समिति देवरामपुर, जो इस गांव का नाम है, और अपर पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल और जो सीओ है इस क्षेत्र के, उनको दिया हुआ है। और ये 29 अक्टूबर को दिया हुआ है और ठीक 1 महीना हो गया है, तैयारी रही है, और और इस शिकायत पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब देखिए, एक मुद्दा इन्होंने यहाँ ये ज्ञापन भी दिया है श्रीमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्तराखंड को, डीएम पौड़ी को, एसएसपी पौड़ी को, माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जैसा मैं कह ही रहा था कि आयोग, ये लोग, इनको संज्ञान लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय मानव अधिकार आयोग उत्तराखंड राज्य का जो है उनके लिए भी है, और महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, उनको भी दिया हुआ है। और सारे यही बिंदुओं पे तमाम शिकायतें हैं। तो इस प्रदेश में तमाम जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, महिला आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, डीजीपी है, क्या ये पूरा सिस्टम फेल हो चुका है क्या? क्या इस तरह की स्थितियां इस प्रदेश में हो चुकी है कि कोई सुनवाई नहीं होगी? और एक बिंदु आप उठा रहे थे अभी कि यहाँ पे इनको लगता है कि पहाड़ और मैदान की कोई बात है। तो मैं जिस दल से आता हूँ, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से आता हूँ, और हम जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा बुलंद करते हैं। लेकिन हम जय पहाड़ जय पहाड़ी इसलिए कहते हैं कि ये पहाड़ी प्रदेश है। इस पहाड़ी प्रदेश के हर एक व्यक्ति की जय होनी चाहिए, चाहे जैसे बताया जा रहा है कि ये भाई हमारे मैदानी मूल के, लेकिन है ये पहाड़ी प्रदेश में, इसलिए हम इनको भी पहाड़ी मानते हैं। और इनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जो कहता है कि मैं पहाड़ में रहता हूँ, पहाड़ी मूल का हूँ। मैं तो सभी लोगों को पहाड़ी मानता हूँ, और हमारे इस दल की भावना भी यही है कि इस प्रदेश के लोग, सारे जितने भी लोग हैं, वो पहाड़ी प्रदेश के हैं और उनकी जय होनी चाहिए। तो क्या इस तरह से जय होगी? और वो राष्ट्रीय दल आज कहाँ है जो हम पे क्षेत्रवाद का आरोप लगाते हैं? अगर हमारी पार्टी क्षेत्रवाद करती तो आज मैं इनके बीच में क्यों होता? तो ये तमाम सवाल हैं। और सामने आप देख रहे हैं कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति सामने खड़ी है। 26 तारीख को हमने संविधान दिवस मनाया है, और आज जो है हम सब लोग संविधान का मजाक उड़ाते हुए एक ऐसी संस्था के द्वारा जिसने कानून की रक्षा करनी थी, वो होते हुए हम लोग देख रहे हैं।